दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज का स्पेशल व्लॉग है लेट्स गो अमेरिका सीरीज का। सबसे आखिरी है। लास्ट टाइम मैंने अपना सबसे फेवरेट जो है वो रखा था क्योंकि इस सारे प्रोसेस से मैं खुद गुजरा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व भी किया है, जो मैंने देखा भी है और जिससे मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजे की, F1 वीजे की। मैं इस सारे प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके आप सबके सामने एक्सप्लेन करूंगा और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो जरूर प्लीज मेरे से पूछें। इसलिए प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि इस सारे व्लॉग को कम्प्लीटली देखें। कोई ना कोई टिप्स वगैरह मैंने रखी होंगी और वो इस दफा एंड पे नहीं होंगी बल्कि कुछ मिडल में होंगी। समटाइम्स यू पुट दोस थिंग्स इन योर माइंड, लेकिन वो कहीं से स्लिप हो जाती हैं और जब वक्त आता है और उस वक्त राइट देयर एंड देन आपके दिमाग में अगर वो बात नहीं आती तो वो फिर थोड़ा सा आपके लिए बाद में चैलेंजिंग बन जाता है। द होल आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस लेट्स गो टू अमेरिका सीरीज वाज टू मेक श्योर दैट द challenges that I have seen other people are going through, they would not occur with the viewers. Let's get started. Welcome to Shokia Vlogger. अच्छा भाई, आप सब लोगों ने अब इंट्रो देख लिया है, वेरी गुड। सिलसिला शुरू होता है आपकी प्लानिंग से कि आपने कब बाहर जाने के बारे में सोचना शुरू करना है। अगर आप मैट्रिक के अंदर हैं, 10th ग्रेड में हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग सिर्फ तभी होगी जब आपकी फैमिली में से अगर कोई गया हुआ है। दैट्स व्हाट माय परसेप्शन इज। क्योंकि 10th ग्रेड के अंदर योर गोल इज टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू मेक श्योर दैट योर फ्यूचर इज ब्राइट, और उसी को ही आप फोकस रखें। लेकिन अगर आपकी फैमिली में से ऑलरेडी कोई चला गया हुआ है तो नाउ इज द राइट टाइम टू वॉच दिस वीडियो ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो टू स्टार्ट प्लानिंग। और जो भी आपके रिश्तेदार बाहर गए हैं या फैमिली मेम्बर जो बाहर गए हैं उनके साथ भी ये चीज़ें डिस्कस जरूर करें ताकि एक पैथ लेआउट होना शुरू हो जाए। जो कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जिस भी मेजर के अंदर हैं, आप मेडिसिन में हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप अकाउंटिंग में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, रिगार्डलेस अगर आपका प्लान है यूएस जाने का तो नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्लान। द प्लान स्टार्ट्स विद पैसपोर्ट का मैंने आपको पहले बता दिया हुआ था कि किस तरह आप लोगों ने बनाना है। मेक श्योर करना है कि आप लोग खुद जाके बनाए बजाय इसके कि एक थर्ड पार्टी के थ्रू बनाए। पहले ब्लॉग के अंदर कहा था, अगर वो नहीं देखा तो उसको दोबारा जाके देखो, उस पर व्यूज पहले ही कम है। एनी हाउ, पासपोर्ट बनाने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने देखना है कि आपने किस इलाके के अंदर जाना है। आपने नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, मिड वेस्ट में कहाँ आप जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगर आपके भी कोई दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं तो ज़रूर उनसे गाइडेंस लें, क्योंकि इनिशियली आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट अगर मॉरल भी मिल जाए, फाइनेंशियल की हम बाद में बात करेंगे, मॉरल भी मिल जाए तो दैट वुड बी अ बिग हेल्प। इनिशियली एक जो चीज़ मैं समझता हूँ यहाँ पे हम सब ने मेरा ख्याल है वो एक्सपीरियंस की होगी कि प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए कोई बंदा आगे स्टेप अप ही नहीं होता। लोगों को डर लगता है, लोगों को लगता है कि शायद ये हमारे से कम्पीट करना शुरू कर देंगे या हमें बीट कर देंगे इस कंपटीशन में। आई डोंट नो, जेलसी, व्हाटएवर द रीजन इज। लेकिन अगर क्या है चीज़ तो वो मुझे पता नहीं है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि लोग, ये जिस तरह मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कोई करना नहीं चाहता था हमारे साथ। ओके, तो आप अपने किसी दोस्त से, भाई से, बहन से, अपने रिश्तेदार से, किसी से पता करें कि भाई कहाँ पे मुझे जाना चाहिए। अगर लेट्स से कोई भी नहीं कभी गया और यू आर द फर्स्ट वन टू डू इट, तो आपने ये सर्च करना है कि आपको कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनेंशियली आपको बेहतर लगे। तो आपने जगह एक प्लान आउट कर लेनी है फाइनेंशियल्स के थ्रू, और उसके बाद आपने उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्या है। टोफल आपको करना पड़ेगा और मेरी सजेशन है कि एसएटीज भी लाजमी कर लें। तो उसका फायदा आपको ये होगा कि कई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिर्फ टोफल के ऊपर एडमिशन दे देती हैं और कई यूनिवर्सिटी जो हैं उनको दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। कई यूनिवर्सिटी जो हैं वो सिर्फ एसएटीज की बेस पर करती हैं। यूजुअली जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं ना वो एसएटीज लाजमी रिक्वायर करते हैं। टोफल बहुत आसान सा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चैलेंज होगा बीच में। आई फाउंड इट अ पीस ऑफ केक। एसएटीज आर चैलेंजिंग नो डाउट, क्योंकि वो उसमें अगर आप कंटिन्यूटी के अंदर हैं, आप कर रहे हैं वो काम या पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर उसी तरह का कोर्स, तो देन इट मेक्स मोर सेंस। बट एनीहाउ इट्स नॉट टू डिफिकल्ट ईदर। फिर आपने यूनिवर्सिटीज नैरो डाउन करनी है, कम से कम 5। अच्छा, मैंने वर्ड यूनिवर्सिटी इस्तेमाल किया, लेट्स बैक ट्रैक। आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो है वो नैरो डाउन करने हैं एंड दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फाइनेंशियल्स। अगर तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो डायरेक्टली टू अ यूनिवर्सिटी। अगर आप एक ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो प्लीज़ आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ना जाएं अनलेस आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं। आपने पहले पूरी कोशिश करनी है कि आप एक एसोसिएट डिग्री के लिए किसी भी कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लें। एसोसिएट डिग्री को कंप्लीट होने से पहले भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी डायरेक्ट बैचलर्स की डिग्री के लिए
ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन टू get started with your education in US, I would highly recommend you to start with the community college, क्योंकि उसकी फ़ीस कम होती है और अगर आपको कुछ पुशबैक भी होता है, कुछ लर्निंग के लिए भी आपको मिलता है या कोई चैलेंजेस भी आते हैं, तो अभी फ़ीस तो कम ही है। यूनिवर्सिटी के अंदर आप चले जाते हैं तो 3-4 टाइम्स ज़्यादा फ़ीस होती है और फिर अगर कोई भी चैलेंज आ जाए तो फिर आपको मसला बन जाता है कि यार ये इसको पूरा कैसे कर सकेंगे। सेकेंडली, जब आप पाकिस्तान से ट्रांसफ़र करते हैं तो मैंने बहुत सी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ का देखा हुआ है जहाँ से पूरे कोर्सेज ट्रांसफ़र नहीं होते। यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे क्या कहती हैं दैट डजंट मैटर, यहाँ पे उन्होंने किस तरह इवैल्यूएट करना है दैट वुड बी द बिगेस्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन क्योंकि जो कोर्सेज ट्रांसफ़र नहीं होते और आपको दोबारा पढ़ने पड़ते हैं तो इन रियलिटी आप वो दोबारा उसके पैसे पे करेंगे जो आपने पाकिस्तान में पे किए, आप दोबारा उसके पैसे पे करेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियली आपने आपको बहुत ज़्यादा आपने ये देखभाल के फैसला करना है कि आप एडमिशन कहाँ पे लें। उसके बाद यूजुअली वो बड़ा इजी सा प्रोसेस होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं उनको और वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसका नाम है I-20 जो है वो इट्स अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग दैट यू आर नाउ एनरोल्ड एज अ स्टूडेंट इन दिस institute. I-20 does not guarantee any visa. I-20 does not guarantee any visa. I-20 सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो इशू करेगा ये कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे या एनरोल करने की आप में अहलियत है और आपको कर लिया गया है। इसका वीज़े से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वीज़ा स्टेट का, कंट्री का, उस लेवल का काम होता है और एजुकेशन जो है वो एक प्राइवेट लेवल के ऊपर चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर रही है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप आ गया इंटरव्यू का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं वो आप जा क्यों रहे हैं उस कोर्स को पढ़ने के लिए। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा क्लीशे सा वर्ड है कि उसके अंदर आप फर्दर क्या पढ़ना चाहते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन खाली BBA जो है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डज नॉट एग्जिस्ट टेक्निकली इन द US, क्योंकि आपको आगे फर्दर अपना मेजर ही बताना है। आपने मैनेजमेंट पढ़ना है, आपने मार्केटिंग पढ़ना है, आपने अकाउंटिंग पढ़ना है, आपने फाइनेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आपने अपना इंटरेस्ट जो रखा हुआ है उसके बारे में उनसे बात करनी है कि यार मैंने ये आगे जाके पढ़ना है। अच्छा, नंबर 2, आपको फाइनेंशियली पता होना चाहिए कि आपके ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। सो फाइनेंशियली यू हैव टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। माशाल्लाह आप सब मेच्योर एक एज के अंदर वहाँ पे जा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं वहाँ पे जा रहा होता, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इन लोगों को, इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लेना है, इन स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ में, तो इनको पता होगा। तो तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में वो डिस्कस करते हैं वो है आपकी रूट्स, आपकी टाइज पाकिस्तान के साथ। उनको ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि यार पढ़ाई के बाद लोग वापस नहीं आए, तो जो कि एक बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है कि चांसेस बहुत कम होते हैं लोगों के वापस आने के। लेकिन आपने उनको वहां पे कैसे कन्विंस करना है, किस तरह आपने उनसे बात करनी है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। आप उनको ये बात लाजमी कह सकते हैं कि I want to play a vital role in the progression of my country, and if there are better opportunities and roles, especially after getting education from the US, I would love to return back. याद रखें 5 से 7 मिनट है ये सारा गेम करने के लिए। वो जल्दी जल्दी जो है ना वो चेक मार्क्स लगा रहे होते हैं कि यार आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, आप जो बात कर रहे हैं वो पूरी है, आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो कैसी है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर व्हाट यू आर एमिंग फॉर। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आगे आ जाते हैं आपने अपनी पैकिंग के ऊपर। वो मैंने पहले जो विजिट वीज़े के बारे में भी जो जिक्र किया है और जो व्लॉग किया हुआ है और जो फैमिली वीज़े वालों के लिए है, इन दोनों को आपने ऐड करके अपनी पैकिंग करनी। तो इसलिए आपका होमवर्क ये होगा कि आप वो दोनों व्लॉग्स देखें, तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या लेकर आना है और क्या नहीं लेकर आना। फैमिली वीज़े के अंदर जो खवातीन के लिए मैंने डिस्कशन किया उसको माइनस कर दें। अच्छा भाई, अब आपकी पैकिंग हो गई, आपका ट्रैवल डेट भी आ गया। ट्रैवलिंग के लिए आपने टिकट वगैरह जो लेनी है, अगेन गो बैक टू व्लॉग नंबर 1, मेक श्योर यू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द एयरलाइन। अगला काम सख्त क्या होने वाला है आपके साथ, जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं अमेरिका के अंदर, तो आपको डरना लगने वाला है इमिग्रेशन से, क्योंकि एक तो आप ताज़ा तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, ये भी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बता रहा हूँ, लड़की हो या लड़का हो, अब आप जहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको बिठाएंगे, मेक श्योर करेंगे कि हर चीज़ आपके बारे में क्लियर हो। ये सारी चीज़ों का ना थोड़ा सा एक पस मंज़र मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जब आपको I-20 आपका इशू हुआ तो वो यूनिवर्सिटी ने इशू किया, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कॉलेज ने किया। जब आपको वीज़ा इशू हुआ तो वो गवर्नमेंट ने किया, वो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो एंटायरली एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उनकी जजमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल का ऑफिसर होता है, CBP जिसको कहते हैं, उसका ऑफिसर होता है जो इमिग्रेशन पे बैठा होता है। वो फैमिली वीज़े वाले आए, विजिट वाले आए, या स्टूडेंट वाले आए, या वर्क वीज़ा वाले आए,
अगर उसको वहाँ पे शक हो जाता है कि यार ये एक बंदा ठीक नहीं है, इसको एंटर नहीं होने देना, और वहीं से आपको वापस भेज देगा, nobody can question anything। तो इसलिए जब आप इमिग्रेशन के लिए आते हैं वहाँ पे, तो वो आपको क्वेश्चनिंग भी करेंगे, आपको सेकेंडरी उसके अंदर सेशन के अंदर भी लेके जाएंगे। घबराना नहीं है, अगर आपको ले भी जाते हैं सेकेंडरी के अंदर तो वो टाइम बाय कर रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि आपकी सारे I-20 को चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहे हैं इस्लामाबाद वालों को कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको चेक कर रहे हैं कि कहीं से कोई ब्लैक मनी तो नहीं यहाँ पे आ रही, सामान को चेक कर रहे हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन उनको दी है पहले उसको वैलिडेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी को कॉल भी करें। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिसके अंदर वो उनको बड़ी जल्दी शायद लगता है कि यार ये बंदा ठीक है, और राइट अवे वो जाने देते हैं। तो अगर आपको वहाँ 2-3-4 घंटे अगर लग जाते हैं तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, मेंटली प्रिपेयर होकर आना। इसका क्या मतलब है, फ्लाइट के अंदर यार टेक एज मच रेस्ट एज पॉसिबल। अब आप आगे जनाब बाहर, लाइसेंस के बारे में मैंने बात की थी पहले ब्लॉग के अंदर भी, दूसरे ब्लॉग के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में बात की थी। तो फिर दोबारा वापस आए और उसको देखें कि लाइसेंस आपने कैसे लेना है और क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है यहाँ पे आने से पहले। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, इसलिए सॉर्ट ऑफ अ सीरीज। अब आके जनाब मेरी पहली टिप यहाँ पे, पहली टिप क्या है, सोशल सिक्योरिटी नंबर के बारे में। तो अब आपने सोशल सिक्योरिटी कैसे लेना है, आप सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में डायरेक्ट जाके सोशल अप्लाई नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब ढूंढना है, पेइंग जॉब। ये वॉलंटियर जॉब नहीं करनी कि भाई मैं टीए बनने लगा हूँ, टीचर का असिस्टेंट बनने लगा हूँ, उसके पैसे कोई नहीं होते, वो सिर्फ टीचर को बस हेलो हाई करने के लिए होता है। बुक स्टोर के अंदर है, जॉब की क्वालिटी नहीं देखनी। अगेन भाई स्टूडेंट आए हो, मेहनत करने के लिए आए हो, कम ऑन गियर अप। जॉब की क्वालिटी नहीं देखनी, कोई भी जॉब हो वो पकड़ लेनी है। बुक स्टोर की हो, कैफेटेरिया की हो, किसी भी चीज़ की हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जो भी जॉब हो, पेइंग जॉब। अब पेइंग जॉब के लिए उन्होंने आपको एक चेक काट के देना है, आपको पैसे देंगे उसके। वो पैसे जो है सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी नंबर के अगेंस्ट ही इशू हो सकते हैं। होगा ये कि जैसे ही आपको वो जॉब ऑफर आती है तो आपने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस में भी जाना है, कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वहाँ से भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ता है। वो दोनों डॉक्यूमेंट आप साथ में ला के पहुँच जाते हैं सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस और उनको बताते हैं भाई मैं स्टूडेंट हूँ, ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा वीज़ा, ये मेरा I-20, ये मेरी जॉब ऑफ़र और ये मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरफ ऑफिस की तरफ से ये डॉक्यूमेंट है। तो मैंने सोशल सिक्योरिटी जो है ना वो अप्लाई करना है और हफ्ते 2 के अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी बनकर आ जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टिप नंबर 1 थी जो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको पल्ले से बांध के रखना है और इसके ऊपर जल्द अज जल्द एक्टिविटी करनी शुरू करें। टिप नंबर 2 बड़ी ज़रूरी है, आपने इंटर्नशिप के लिए अपनी ग्रेजुएशन से पहले ही अप्लाई करना शुरू करें। कोशिश ये करनी है कि आपको इंटर्नशिप अपने आखिरी सेमेस्टर में मिल गई हो। फ्री में कर रहे हैं काम, कोई बात नहीं, हो सकता है वो आपको स्टाइपेंड भी दे दें। अगर आपको वो दे भी रहे हैं तो ठीक है, आपको आपके पास सोशल सिक्योरिटी है और आपको वो 10 घंटे काम करने की इजाज़त आपको मिल सकती है अगर आपकी यूनिवर्सिटी का या किसी क्लास का प्रोफेसर जो है उसको ऑथराइज कर दे कि हाँ भाई इसको इस अकाउंटिंग ऑफिस के अंदर एक जूनियर अकाउंटेंट की इंटर्नशिप मिली है या अकाउंटेंट की इंटर्नशिप मिली है विच इज़ गोइंग टू हेल्प हिम लर्न द कोर्स बेटर। वो लेटर लिख के दे देते हैं और उससे आप वहाँ पे काम कर सकते। जैसे ही इंटर्नशिप करना शुरू कर दी उससे आपका CV बनना शुरू हो गया। याद है CV वाली बात मैंने की थी पिछले अपने व्लॉग के अंदर जो फैमिली वीज़े के ऊपर आए होते हैं। सो इम्पोर्टेंट कि आप लोग तो यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको तो मेक श्योर करना है कि आपने अपने आप को अपडेट करता जाना है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी क्या थी वो आपने अपडेट करनी है। अगर आपने कोई कोर्सेज और अटेंड किए हैं वो आपने अपडेट करनी है, वॉलंटियर किया है वो भी अपडेट करनी है। तो अपने आप को प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर लेते आना है। जब आपने वो कर लिया तो उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन भी होगी। तो चांसेस ये होते हैं कि जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो आपको एक परमानेंट जॉब भी ऑफर कर देते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज चांस दैट इट डज हैपन। अपनी ग्रेजुएशन से पहले अपनी डिग्री ख़त्म होने से पहले आपने अपना वर्क ऑथराइजेशन जो है वो अप्लाई कर देना है। जो बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी मेजर के होते हैं उनको 1 साल का ये वर्क ऑथराइजेशन मिलती है और जो इंजीनियरिंग के मेरे ख्याल स्टूडेंट्स हैं या बायोलॉजी के मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 साल के लिए मिलती है। फॉर इंजीनियरिंग आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, लेकिन मेडिसिन वाले जो हैं आई एम सॉरी आप लोग डबल चेक कर लेना, शायद चेंज हो चुका हो। तो आप बाकी सब लोग जो हैं उनको 1 साल का तो डेफिनेटली मिलता है, वर्क ऑथराइजेशन जो है वो आपको मिलती है। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जहाँ पे आप वो अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे वो आपको अगर जॉब ऑफर करते हैं तो उनको राइट अवे स्पॉन्सर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपको अपने चेन ऑफ ऑपरेशन के अंदर लेकर आएंगे। अब आप फुल टाइम इंटर्न नहीं तो आप रहे नहीं, अब आप फुल टाइम आप एक एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो फिर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी और वो उस पर देखेंगे कि यार आप कितने केपेबल हैं। अच्छा,
फिर उसके बाद आती है आपकी वर्क स्पॉन्सरशिप। याद रखें आपके पास 1 साल है और उसके अंदर भी H1B वीज़ा जो है उसका कोटा होता है। 60,000 के करीब वो वीज़ा होते हैं, बड़ी जल्दी फिलअप हो जाते हैं। उसकी एक डेडलाइन होती है, सितंबर होती है मेरे ख्याल शायद उसकी डेडलाइन, अप्रैल में वो स्टार्ट होते हैं। अगेन ये टाइमिंग वगैरह मैं इसलिए नहीं उसको लिख के लाया और आपके सामने शेयर कर रहा कि कुछ काम आपने भी करना है। अगर मैंने सारी चीज़ें लिख के दे देनी है तो फिर आपने खीरी खानी है ना बैठ के। अगर कभी डिटेल में डिस्कशन हुई तो फिर उसके ऊपर मैं आप जो भी कांटेक्ट करेगा मैं उसकी हेल्प कर दूंगा कि यार कहाँ से क्या सर्च करते हैं, बट यू गेट द बेसिक आइडिया। तो F1 वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है H1 वीज़े में। सो लेट्स से वो एम्प्लॉयर नहीं, लेकिन शायद कोई और एम्प्लॉयर आपको मिल गया और उसने आपको जॉब पे भी रख लिया और उन्होंने आपका H1 वीज़ा भी अप्लाई कर दिया। H1B वीज़ा जो है एक बहुत लंबी डिटेल डिस्कशन है, मैं उसके ऊपर व्लॉग भी नहीं कर रहा अनलेस के कोई बंदा रिक्वेस्ट करे, आप में से बंदा या बंदी कोई रिक्वेस्ट करे कि यार इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली टेक आउट टाइम एंड डिस्कस विद यू गाइस। लेकिन उसके लिए एक अलग व्लॉग करना चाहे बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा उसके अंदर। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ इट दैट व्हाट यू नीड टू डू। H1 के स्टेटस के अंदर आप जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तो ये याद रखें कि आपने बाहर से वापस आने के लिए दोबारा स्टैम्प करवानी है। यानी आपको यहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ है। अब तक आपका जो वीज़ा था स्टूडेंट वीज़ा वो डेफिनेटली एक्सपायर हो गया है। तो स्टेटस और वीज़े में फ़र्क है। स्टेटस आपको यहाँ रहना अलाउ करता है, वीज़ा आपको ट्रैवल करने की इजाज़त देता है। तो वीज़ा और स्टेटस को कभी मिक्स नहीं कर सकते आप। तो आपके पास जो F1 स्टेटस था अब आपका वो H1 स्टेटस के अंदर वर्क वीज़े स्टेटस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जब आप वापस जाते हैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए व्हाटएवर द रीज़न, आप जब जाएंगे तो आपको दोबारा काउंसलेट में जाके या एम्बेसी में जाके आपको उसको स्टैम्प करवाना पड़ेगा। बड़ा ट्रिकी काम हो जाता है, वो वापस प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है इंटरव्यू बैठा है वो दोबारा आपकी जनाब वो खाल उतारनी शुरू कर देता है कि भाई तुम कब गए थे, कहाँ गए थे, ये कैसे किया, वो कैसे किया, जॉब कैसे मिली। आई मीन अनलेस माइक्रोसॉफ्ट लिखा हो तो वो आपसे कोई बात नहीं पूछेगा, गूगल लिखा हो फॉर्च्यून 5 लिखा होगा तो वो तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछने लगा ना। लेकिन अगर कोई भी आम सी कंपनी का अगर लगा हो तो वो उसके बारे में सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। एनी हाउ तो आइडिया ये आपको देना था कि जब आप पाकिस्तान जाएंगे विच इज टिप नंबर 2, तो आपको अपना दोबारा वीज़ा स्टैम्प करवाना पड़ेगा। सो मेक दैट डिसीजन वेरी केयरफुली। ग्रीन कार्ड के लिए अगर आपको कोई और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा तो पहले आपको अपना वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। H1 वीज़ा वर्क वीज़ा आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यहीं बैठे बैठे ट्रांसफ़र होगा, फिर वहाँ से ग्रीन कार्ड आपका अप्लाई होगा, या आपका H1 यहाँ ख़त्म हो जाता है और वहाँ से ग्रीन कार्ड फिर स्टार्ट होगा। तो मेरा यही मशवरा होगा कि अगर आपको इमरजेंसी नहीं है आप ये रिस्क ना लें वहाँ पे H1B का वीज़ा स्टैम्प करवा के दोबारा आने के लिए। फर्दर जो है जैसे ही आपके ग्रीन कार्ड के वो टाइम 5 साल का पूरा होगा आप जो है वो अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देंगे। तो द होल आइडिया इज़ कि आप स्टार्ट करते हैं अपने स्टूडेंट F1 वीज़ा से और आप एंड होते हैं अपनी सिटीजनशिप के ऊपर। अब एंड पे एक आखिरी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है टिप नंबर 3। आपके स्टूडेंट वीज़े के अंदर कुछ राइट्स हैं, और राइट्स कौन से थे जो मैंने पहले भी बताए थे। खाला जी का वड़ा नहीं और मामू जी का सहन नहीं है। और वो इस तरह है कि भाई अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया और अगर आपको कहीं पे टैकल कर दिया जाता है तो आपको इतने प्यार से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं हो सकता। हम कोई तैर के थोड़े ना यहाँ पे आए हैं, जिस तरह बहुत सारे इलीगल यहाँ पे आते हैं। हम तो जहाज के ऊपर बैठ के आए, पढ़ने के लिए आए और पैसे दे रहे हैं यहाँ पे। मुफ्त में तो पढ़ नहीं रहे, पैसे दे रहे हैं। जो एक आम सेमेस्टर जो है एक US सिटीजन $1000 देता है तो उसके हम 4000 दे रहे हैं। तो कैसे यार कोई हमें ब्लेम कर देगा इस चीज़ के बारे में कि भाई आपने ये काम किया और उसकी वजह से हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि आपके बहुत सारे राइट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप उसको फाइट बैक कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो अगर कभी खुदा न खास्ता किसी ऐसे सिलसिले के अंदर आप फंस जाते हैं तो मेक श्योर नंबर 1 स्टे स्ट्रॉन्ग, नंबर 2 नो योर राइट्स, एंड नंबर 3 डोंट फॉरगेट टू एक्सरसाइज दैम। लोगों को पता भी होता है वो फिर भी नहीं करते, हार मान जाते हैं कि यार वो इनके साथ कौन लड़ेगा, इनके साथ कौन ये होगा। भाई क्या मतलब कौन ये करेगा, ऐसे थोड़ी है कि ये कुछ जिसका भी जी आएगा तो वो उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसे नहीं होता काम। इसके अलावा द जर्नी इज अमेजिंग, आप हर चीज़ इंजॉय करेंगे, यहाँ का एजुकेशन स्टाइल आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पे भी आई एम श्योर यू विल फाइंड थिंग्स दैट विल give you more ambitions, give you more dreams, give you more ideas that how you can excel in your life and help others. जाते जाते एक आखिरी बात आपको बताता चाहूँ, जो लीगल तरीके से खुद मेहनत करके
सारे प्रोसेस से गुजर के, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके जब आप एंड पे अपने गोल को अचीव करते हैं, तो याद रखें उसका नशा आपको कभी नहीं भूले और आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ग्राउंड अप से देखा हुआ है। When you're all the way down, there is only one way to go. That is up. Keep watching Shokia Vlogger. Take care.